हाय नमस्कार सीएफओज। एफएम का सिर्फ 2 चैप्टर अब बाकी रह गया है। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। लास्ट मिनट सजेशन के हिसाब से जो थ्योरी का पार्ट बाकी है उस पे बात कर लेते हैं। अ, आज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल वाला बड़ा ही बोरिंग और बड़ा मोनोटोनस लगता है। बता देता हूँ, वर्किंग कैपिटल अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है थ्योरी के पर्सपेक्ट से। खाली एक चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, आपने गार्डर देखा होगा, रबर जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, रबर रबर रबर। वर्किंग कैपिटल इस रबर की तरह ही है, कहीं ना कहीं अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। आपने कई बार घड़ी को देखा होगा या कई सारे क्या कहते हैं उसको, कोई भी मशीन को देखा होगा, तो मशीन के दो डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का एक बेल्ट काम करता है। वैसा ही एक बेल्ट है आपका वर्किंग कैपिटल। एक प्रोसेस है जहाँ से आपका रॉ मटेरियल शुरू होता है और फिनिश गुड्स तक खत्म होकर लोगों तक बिकने के लिए पहुँचता है। वर्किंग कैपिटल अगर बैलेंस नहीं है तो आपका बिजनेस बैलेंस नहीं है। ये हालत है वर्किंग कैपिटल का होना या नहीं होना। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट अपने छोटे-छोटे जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसको पूरा करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वर्किंग कैपिटल बिजनेस का कहीं न कहीं ब्लड सर्कुलेशन है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन अगर जहाँ भी गड़बड़ हुआ, मेटाबॉलिक बीमारियाँ शुरू हो जाएँगी और फिर दिक्कतें आ जाएँगी। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फट से शुरू करते हैं। डिस्कस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ ए फर्म। खाली ये बात इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए कि फाइनेंसिंग जो वर्किंग कैपिटल है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है, राइट? ये शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म जब होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेवरल फैक्टर्स क्या है, मेंटेनिंग फर्म्स लिक्विडिटी। ऑब्वियस है, मैंने पहले ही बोला, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए हाथ में। हम घर पे भी बड़े बड़े इवेंट करते हैं ना, तो सारे इवेंट पे पैसे घर वाले लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ कैश हाथ में रखते हैं पंडित जी को देने के लिए या छोटे मोटे काम के लिए। वहां पर आप फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसको क्या देंगे, यूपीआई, वो सब झमेला नहीं चलता। लिक्विडिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्म्स लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होता है, डे टू डे का जो आपका ऑपरेशन चल रहा है। द वर्किंग कैपिटल साइकिल इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की जरूरत होती है। वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की जरूरत होती है। जनरली शॉर्ट टर्म होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेवरल फैक्टर्स क्या क्या है, स्ट्रेटेजीज फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। पहला, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट्स हम लोग ले सकते हैं बैंक से। ये करंट अकाउंट में अवेलेबल होता है, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट, आप अपने डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर टू फ्री अप कैश। आप ट्रेड क्रेडिट जो देते हैं जनरली, राइट, कि पेमेंट आप जो है वो सप्लायर को आपको देना है। देखिए, सप्लायर को आपको पैसा देना होगा, राइट? तो डिलेइंग पेमेंट, थोड़ा सा पेमेंट डिले कर दो, 3 महीना है 6 महीना कर दो, 5 महीना कर दो, और उस कैश को फिर बिजनेस के रोटेशन में यूज करते हैं। ऐसे जनरली लोग करते आए हैं। कॉमर्शियल पेपर्स एंड बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग आपने 11-12 में पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर में। बिल डिस्काउंटिंग का अब और भी नए टर्म्स आ गए हैं। फैक्टरिंग भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। फैक्टरिंग कहने का एकदम आसान भाषा में मतलब ये है कि आपको आपको जो भी ये क्लाइंट से बिल मिला हुआ है, वो आपके लिए क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वो अभी तो आपके लिए क्या है, एक कैश की तरह है, लेकिन वो कैश एक्चुअली है नहीं। तो उसको कैश करवा लिया जाए ना, क्या किया जाए, उसको बिल्स डिस्काउंट करवा लिया जाए। नियम से क्या होता है, लॉजिकली बता देता हूँ। 100 रुपए का बिल है ना, तो डिस्काउंटिंग में आपका 5 रुपया 10 रुपया लग जाता है, आपको 90 रुपया मिल जाता है। 90 रुपया को अपने बिजनेस में रोटेट करते हैं। उसके बाद जिस 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 समय में सच में बिल बिल आपका पार्टी को आपको प्रेजेंट करना होता है, आप प्रेजेंट करते हैं और वहां पर, तो सर हो सकता है ना, यही जो 10% का आपका कॉस्ट लग गया ना बिल डिस्काउंटिंग का, आप अगर मार्केट में पैसा लेने जाते शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लगता। तो 15% से अच्छा है ना 10% में काम निकल रहा है। तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है, बिल डिस्काउंटिंग, कमर्शियल पेपर। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग्स, उसको यूज कर सकते हैं आप। आपका जो बचा हुआ पैसा है, रिटेन अर्निंग, याद है ना, डिविडेंड जब आता था तो वहां से हम अर्निंग पर से जो आता था उससे डिविडेंड दे देते थे, या फिर हम उसको रिटेन रख सकते थे। तो रिटेन किया हुआ पैसा अपना ही पैसा है, वो आप यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर, हालांकि ये यूजफुल नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये तरीका है जहां पर आप स्टेबल फंडिंग फॉर सस्टेन्ड ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन इंडस्ट्री वाइज, जैसे हमने पहले भी बोला था, जैसे रियल एस्टेट है, तो वहां पर आपका जो ऑपरेशन है ना, उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल इतना बड़ा होता है कि उस केस में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स भी काम आ सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म लोन्स भी है ना, अपने आप में शॉर्ट टर्म जैसा काम कर जाता है। हाइब्रिड फाइनेंसिंग,
फैक्टरिंग एंड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग हम अभी बात करके गए थे ये बात। फैक्टरिंग, सेलिंग अकाउंट्स रिसीवेबल टू इंप्रूव कैश फ्लो। फैक्टरिंग इज द एडवांस वर्जन एंड द मॉडर्न वर्जन ऑफ द बिल डिस्काउंटिंग। फैक्टरिंग जो है वो एडवांस वर्जन है बिल डिस्काउंटिंग का, राइट। एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग, यूजिंग इन्वेंट्री एज कोलेट्रल ऑफ लोन। कितने का माल पड़ा है सर? देखिए मेरे गोडाउन में अभी भी 50 लाख का माल पड़ा है। 50 लाख के अगेंस्ट में आप 30-40 लाख तक का तो लोन कर दीजिए ना। कर देते हैं तो आपके स्टॉक्स के ऊपर में भी, इन्वेंट्री के ऊपर में भी फाइनेंसिंग होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल साइकिल, टाइम लैग इन प्रोडक्शन एंड सेल्स। ये जो है ना, ये साइकिल बार रबर याद कर लीजिएगा। ये जहां रबर टूटा या डिले हुआ या छूट गया रबर, आपका दिक्कत बिजनेस में बढ़ जाएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल साइकिल, टाइम लैग इन प्रोडक्शन एंड सेल्स। जिस तरीके का काम होना चाहिए था वहां पे लैगिंग चल रहा है, तो ये आपके अफेक्ट कर जाएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल को। ऑब्वियस है ना, आपने सोचा था 3 महीने के अंदर सब कुछ खत्म हो सकता है और आपका प्रोडक्शन कोई भी कारण से 2 महीने का डिले हो गया। तो 2 महीने का डिले हो गया, 3 महीने के बाद पार्टी तो आ जाएगा ना, लाओ मेरे पैसे वापस दो। तब आप क्या बोलेंगे? अरे ये माल ही नहीं बिका, माल ही नहीं बना, मेरा प्लांट बंद था 2 महीने तक। वो तो नहीं सुनेगा ना, वो तो आपका ना पैसा अपने टाइम पे मांगने आएगा। तो टाइम लेकिन प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल स्टोरेज हो गया, जैसे हमने याद करो एग्जांपल दिया था टायर के केस में, एमआरएफ के केस में। याद आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है वो उसके लिए रबर है, और अगर वहीं पे रॉ मटेरियल का स्टोरेज दिक्कत कर गया, आपके पास स्टोरेज जो है वो कम है जितना आपका डिमांड है, तो आपका दिक्कत हो जाएगा। प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्लांट में मशीनरी में कोई दिक्कत आ जाना। फास्टर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, शॉर्टन द साइकिल। नहीं हो रहा, ये तो ये है कि अगर हो गया फास्टर कन्वर्जन, अगर नहीं हो रहा, प्लांट में प्रॉब्लम आ गई है, तब वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्रेडिट पॉलिसी, टाइटर क्रेडिट टर्म्स, कैश सेल्स, एक्सीलरेट कैश इनफ्लो। सर 2 महीने में पेमेंट चाहिए तो चाहिए। वर्किंग कैपिटल 1 महीना कर दिया, ज़्यादा भी आप 1 महीना कर देंगे तो पता चलेगा क्लाइंट छोड़ के भाग जाएगा। इंडस्ट्री के बेस्ट ऑप्शंस को आपको अडॉप्ट करना है विथ सम फ्लेक्सिबिलिटी, ये बात है। बट अल्टीमेटली ये है, क्रेडिट पॉलिसी एक बड़ा फैक्टर की तरह वर्क करता है जब आप वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्विक रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट रिड्यूसेस आइडल इन्वेंट्री टाइम। प्रोक्यूरमेंट मतलब जनरली हम लोग पढ़े होंगे कि एक सप्लायर जो है आपको रॉ मटेरियल का सप्लाई, वो आपके घर के बहुत करीब है, आपके फैक्ट्री के बहुत करीब है, राइट। घर के मतलब नहीं है, फैक्ट्री के बहुत करीब है। दूसरा रॉ मटेरियल जो है वो कम से कम यहाँ से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। आपका पहला प्रेफरेंस किसको होगा? जो फैक्ट्री के बगल में है, क्योंकि कल को चाहिए। ये ना बड़ा एग्जाम्पल मस्त लगेगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ। चाय वाले ना, चाय वाले ये जनरली इस चीज पे काम करते हैं। मैंने कई चाय वालों को देखा है, वो है ना रॉ मटेरियल को है ना स्टोर करके नहीं रखते। उनका रॉ मटेरियल क्या है? चाय, चाय पत्ती, आई मीन, राइट। वो क्या करते हैं, अपने जो नियरेस्ट चाय पत्ती वाले हैं ना, उसी को अपना सप्लायर बना लेते हैं भाई साहब। और जब देखते हैं ना कि चाय कम है, फट से वो उनके पास पहुंच जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्लेवर ऑफ द टी। बहुत दिन तक चाय पत्ती अगर वो संभाल के रखता है तो खराब हो सकती है, उसमें जो उसका एसेंस है वो जा सकता है। इस चीज को भी रोकने के लिए करते हैं। अब चाय तो, वी इंडियंस आर फैन ऑफ चाय, तो चाय का एग्जांपल कभी कोई भूलेगा नहीं, राइट। कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल, अलाइनिंग आउटपुट विद द डिमांड, मिनिमाइजेस एक्सेस स्टॉक। ये बड़ा फैक्टर होता है। सेल्स और प्रोडक्शन का अगर आपस में तालमेल ठीक से बैठेगा ना, तो वो समझ पाएंगे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। पेमेंट स्ट्रेटजी, डिलेइंग पेबल्स, एक्सटेंडिंग सप्लायर क्रेडिट, प्रिजर्व कैश। आपके जो सप्लायर है उसको जो पेमेंट करना है उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, तो आप कैश बचा सकते हैं। उस कैश से अपना वर्किंग कैपिटल घुमा सकते हैं। और चाय वाले भी ऐसे ही करते हैं, महीनों महीनों के बाद हिसाब करते हैं, जबकि खुद चाय पत्ती डेली डेली बेसिस पे ले लेते हैं। अर्ली रिसीवेबल्स कलेक्शन, इंसेंटिवाइज कस्टमर्स फॉर क्विक पेमेंट्स, इंप्रूव क्वालिटी। आप 1 महीने के बाद का पेमेंट अगर आज ही कर दीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, 2% का डिस्काउंट देंगे, 5% का डिस्काउंट देंगे। अरे भाई साहब, उस बिल्स को डिस्काउंट कराने में 10% लग रहा है, 2-5% उसी को डिस्काउंट दे दो कि आप आज का आज पेमेंट कर दीजिए, हम आपको 2-5% का डिस्काउंट दे देंगे, तो वो राजी राजी कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल डिपेंड्स। फैक्टर्स क्या है जिस पे ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल, उससे टाइम लैग इन ऑपरेशन प्रोसेस अभी पढ़ के गए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी अभी पढ़ के गए, स्पीड ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट अभी पढ़ के गए। जस्ट इन टाइम को अंडरलाइन कर लीजिए, जीत जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है तो। जस्ट इन टाइम इन इन्वेंट्री सिस्टम ऑप्टिमाइज, चाय पत्ती का जो एग्जांपल है लिखना है तो लिख लीजिए। टी वेंडर और टी लीव्स जो भी है, चाय पत्ती जो लेके आता है वो बड़ा जल्दी से उसके लिए फायदेमंद है, प्रोडक्शन है। 2 चैप्टर खत्म हो गया सर, मजाक मजाक में। 2 चैप्टर मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन, हाँ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द एविल इफेक्ट ऑफ इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। डिस्कस द एविल इफेक्ट, एविल का मतलब होता है डरावना,
इफेक्ट ऑफ इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। एक बार खुद से फील करो ना, वर्किंग कैपिटल अगर इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल है तो क्या क्या हो सकता है सर, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा, फिर वो बिजनेस, फिर प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलता हूँ, मेटाबॉलिक है ये वो आपके बिजनेस का, बट ब्लड फ्लो की तरह है। बीपी हाई तो टेंशन, बीपी लो तो टेंशन, शुगर हाई तो टेंशन, शुगर लो तो टेंशन। ये बैलेंस होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल शुड बी बैलेंस, वर्किंग कैपिटल शुड बी बैलेंस। ब्रीफली डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एविल इफेक्ट पे बात कर लेते हैं, आप खुद आंसर दे पाएंगे। एविल का मतलब ही है खराब इफेक्ट। ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा सर, 100% हो जाएगा। लॉस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस हो जाएगा, जिससे माल लिए उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, जिसको माल देना था उसको टाइमली माल नहीं दे पा रहे, हो गया ना इज्जत का भटिंडा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी सर, बड़ा बिजनेस आ सकता था। हमने एमआरएफ का एग्जांपल लिया था, आईपीएल में एक एग्जांपल ले रहा था हम कि एमआरएफ में एक स्पॉन्सर के तौर पे काम किया और उसके बाद वहां देखा गया कि बड़ा ऑर्डर भी आ गया, लोग आईपीएल का ऐड देख के दीवाने हो गए, बड़े ऑर्डर आ गए, लेकिन कंपनी के पास क्या हुआ था, वो जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल था रबर, उसका सप्लाई नहीं था, एडुकेट नहीं था। और उस कंडीशन में क्या हुआ कि अब वो खरीदने जा रहा है तो मार्केट में उसने डील फाइनल की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2000 रुपए के हिसाब से। अब मार्केट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही बढ़ा के 1800 हो गया, तो 200 में तो कंपनी का कोई मार्जिन ढंग से बचने वाला नहीं है। तो क्या होगा, ऑर्डर नहीं ले पाएंगे, ऑर्डर नहीं ले पाएंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, राइट। तो लैक ऑफ फंड्स प्रिवेंट्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ बल्क डिस्काउंट्स और प्रॉफिटेबल वेंचर। ये तो बहुत छोटा पॉइंट है अपने आप में कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो सामने वाला आपको भी कोई माल दे रहा है तो वो भी माल बेच रहा है ना, तो वो एक जो बड़ा डिस्काउंट देता है जिसको आप ले सकते थे, या कोई प्रॉफिटेबल वेंचर होता, जैसे ये प्रॉफिटेबल एक वेंचर होता, राइट, जहाँ पे एक अच्छा मार्जिन बन सकता था। आपने एडवर्टाइजमेंट किया ही इसीलिए था कि बड़े ऑर्डर आ जाए, तो उस कंडीशन में आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो पैसा रखना बहुत जरूरी है। फोर्स कॉस्ट कटिंग, जब ऐसी कंडीशन होगी तो सर फोर्स कॉस्ट कटिंग मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप, या एम्प्लॉय को ले ऑफ करेंगे, या आर&डी एक्सपेंडिचर हटाएंगे, ऐसा कुछ करना फिर आपको पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं होता है बिजनेस के परस्पेक्ट से। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी इन वर्किंग कैपिटल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिक्विडिटी नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं तो लिक्विडिटी नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का ही पैसा आप रिटेंशन में रखते हैं, फिर वो पैसा आप लिक्विडिटी के लिए यूज कर सकते हैं। बट आप अगर लिक्विडिटी ही नहीं है तो फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि इस बार आपका प्रोडक्शन ही नहीं बनेगा। तो साइकिल में साइकिल, साइकिल में साइकिल, ये है कैसी अजीब सी साइकिल, राइट। तो लिक्विडिटी रेफर्स टू फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन थ्रू एडुकेट कैश एंड क्विक एसेट्स, और वहां पर अगर आपके पास ऐसा पैसा नहीं है तो दिक्कत। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स द अर्निंग कैपेसिटी, तो हाई लिक्विडिटी मोर करेंट एसेट्स इंश्योर सेफ्टी बट रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। High liquidity, more current assets ensure safety but reduce profitability. High profitability, minimum working capital, increase risk of insolvency. अब ये दो चीज क्या है, द ट्रेड ऑफ बोलता है इनवर्स रिलेशनशिप है, पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब है एक गया तो दूसरा ऊपर, ऐसा वाला। अब इनवर्स का क्या मतलब बोला गया, हमने प्रॉफिटेबिलिटी पे बात की थी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपका बढ़िया है, हाई है, तो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी कैसे है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मिनिमम वर्किंग कैपिटल, हाई प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मिनिमम वर्किंग कैपिटल। सर मिनिमम वर्किंग कैपिटल कैसे हुआ सर, थोड़ा सा समझा दीजिए, बड़ा टेढ़ा लग रहा है ये पॉइंट अपने आप में। आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो मिनिमम है, वो रोटेट होता जा रहा है, टाइमली पेमेंट किए जा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर एक मिनट, दे एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब मोर करेंट एसेट्स इंश्योर सेफ्टी, ज्यादा करेंट एसेट्स है आपके पास, हाई लिक्विडिटी है बट रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। आइडल फंड अर्न लेस, आपके पास दिक्कत क्या है, जो बात हम अभी बोल रहे थे, ठीक है, याद रख लो, यहाँ पे बीपी लिख लो, शुगर लिख लो। हमने अभी आपके सामने दो बात बोली, बीपी और शुगर अपने आप में मेटाबॉलिक इवेंट्स है, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, ना हाई ना लो। अब आपका हाई लिक्विडिटी अगर है तो इसका मतलब है आपका बहुत बड़ा पैसा आपके स्टॉक्स में पड़ा है। क्या स्टॉक्स बैठे बैठे आपको रिटर्न कमा के देगा क्या, लोन करवा सकता है, रिटर्न कमा के प्रॉफिटेबिलिटी करवा के देगा क्या, नहीं सर। तो आपका हाई लिक्विड करेंट एसेट्स, हाई लिक्विड करेंट एसेट्स आपके प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। दूसरे केस में हाई प्रॉफिटेबिलिटी, मिनिमम वर्किंग कैपिटल जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पे इंक्रीज रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी है। क्यों, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचा है,
ज़्यादातर आपका पैसा आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स में फँसा है अब यहाँ पर, क्योंकि आप बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप बैलेंस नहीं है। उसमें क्या है, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी कंपनी की बात नहीं हो रही थी, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बात हो रही थी कि कल को आपको जिससे पास पैसा पाना है, वो अगर डूब गए, तो आप तो खुश हो रहे हैं, हमारे पास इतना स्टॉक है, ये है, हमारे पास इतना डेटर क्रेडिटर है, हमने सबको माल बेचा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा लूपहोल्स क्या है जिसके कारण से ये आंसर थोड़ा-सा बफरिंग कर रहा था, वो है क्रेडिट सेल्स, वो है क्रेडिट सेल्स। लिख लो कहीं पे प्लीज़, वो है क्रेडिट सेल्स, दिमाग में रख लो, याद रह जाएगा, क्रेडिट सेल। तो आपका हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, आप तो क्रेडिट सेल हो या एक्चुअल सेल हो, कैश सेल हो, आप तो सेल्स में दिखाओगे ना। आप जिसको अपना मान रहे हो कि ये सेल्स मेरा है, ये क्रेडिटर्स मेरा है, इससे हमको पैसा पाना है, आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हो और वो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी होए जा रहा है, क्योंकि वो कल को छोड़ के आपको भाग सकता है। पैसा नहीं दिया, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, दिक्कत में पड़ जाएंगे। अभी क्लियर है? वेरी गुड। स्ट्रेटेजिक बैलेंस, द ऑप्टिमल अप्रोच इन्वॉल्व्स एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेन एडुकेट बट नॉट एक्सेसिव स्टॉक लेवल, जो अभी भी हम बात कर रहे थे कि इक्वल बैलेंस होना चाहिए। प्रॉम्प्ट रिसीवेबल्स कलेक्शन, ऑफर डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। प्रॉम्प्ट वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी एक बड़े पार्टी से पैसा अटका तो वो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर सकता है। जुडिशियस पेबल पॉलिसी, डिले पेमेंट विदाउट लूजिंग सप्लायर ट्रस्ट, डिले पेमेंट विदाउट लूजिंग। जुडिशियल पेबल पॉलिसी आप उसका हेल्प ले सकते हैं कि आप इतने टाइम का स्टैंडर्ड जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए आप पेमेंट में डिले कर सकते हैं, लेकिन सप्लायर का ट्रस्ट भी आपको तोड़ना नहीं है। कैश फ्लो मॉनिटरिंग, रेगुलर एनालिसिस टू प्रिवेंट कैश क्रंचेस, आपको ये कैश फ्लो मॉनिटरिंग करना है और लगातार करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है कि कल को अचानक में कोई कैश का क्रंच नहीं क्रिएट होता हुआ दिखे आपके सामने में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, डू ऑब्वियसली द अपरेंट कंट्राडिक्शन इज प्रॉफिटेबिलिटी क्या फोकस करता है, रिक्वायर मिनिमाइज आइडल फंड, मिनिमाइज आइडल फंड। आइडल फंड जो हमने बताया था ना, 100 के बदले पापा ने 500 दे दिया, 400 आपके पास आइडल फंड हुआ। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, राइट। फेवर्स इन्वेस्टिंग मैक्सिमम कैपिटल इन रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स, आप वहां पैसा डालेंगे ना जहां पे रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आएगा, ना कि आप बहुत सारा स्टॉक बना के रख दोगे जो बिक नहीं रहा है, इसमें भी फायदा नहीं है। थर्ड में लीड टू लोअर करंट एसेट्स होल्डिंग, तो वहां पर फिर लोग क्या सोचते हैं कि लोअर करंट एसेट होल्डिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब आप इस पे बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे, तब आपको लगता है ना माल बने माल बिके, माल बने माल बिके, राइट। सर ये चाय वाला एग्जांपल तो बड़ा फिट हो रहा है यहाँ पर, हाँ कहीं ना कहीं आप मान सकते हो, वो ये नहीं चाहेगा कि बहुत बड़ा पैसा, इवन वो कोलकाता की बात कर रहा हूँ, हम लोग के यहाँ भाड़ में चाय मिलता है, तो जब भाड़ में चाय मिलता है ना तो उसका भी उन लोग ये रखते हैं, चाहे तो बहुत बड़ा स्टोर रख दे बट क्या फ़ायदा, तो उसमें भी वो करते हैं कि हफ्ते में या डेली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पर उन लोग भाड़ मंगवा के रखते रहते हैं, तो बड़ा पैसा ना फंसे किसी भी चीज़ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। लिक्विडिटी फोकस, चाय पत्ती बहुत सारा मंगवा के रख दिया, सर चाय बिक ही नहीं रहा, फंस गया ना बेचारा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग आसपास के रियल एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। लिक्विडिटी फोकस, लिक्विडिटी का क्या है हिसाब, वो बोलता है डिमांड मेंटेनिंग एडुकेट कैश रिजर्व, भैया कैश रिजर्व रखो क्योंकि कभी भी चाहिए हो सकता है। नेसेसिएट्स हायर करेंट एसेट्स, लिक्विडिटी बोलता है हायर करंट एसेट्स चाहिए, हायर करंट एसेट्स चाहिए कि माल अचानक माल बेचे और पैसा मिल जाए, लेकिन उसके लिए माल रेडी होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बोलता है यार माल बहुत सारा बना के रख दोगे तो क्या फ़ायदा, अगर वो टाइम से नहीं बिका तो। तब वहाँ पे फिर वो डिमांड और सप्लाई बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स को समझना पड़ता है, स्ट्रेटेजिकल वे में आपको काम करना पड़ता है, और आप सीएफओ है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। रिजल्ट्स इन लोअर रिटर्न्स टू आइडल फंड, रिजल्ट्स इन लोअर रिटर्न्स ऑन आइडल फंड, वो फंड जो आइडल पड़ा हुआ है, राइट। आप सोच रहे हैं कि कभी भी सप्लाई चाहिए होगा, कभी भी डिमांड आ जाएगा तो हम लोग को ही सप्लाई देना होगा, इस चक्कर में आप आइडल फंड रखते हैं, फिर वो आपका लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन, होल्डिंग एक्सेस केस, होल्डिंग एक्सेस कैश, हाई लिक्विडिटी, रिड्यूस पोटेंशियल इन्वेस्टर रिटर्न, क्योंकि रिटर्न इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमारा तो है, हम तो सीधा बोलेंगे ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने एग्जांपल दिया 100 के बदले 500, पापा तो बोलेंगे मैंने 500 दिया, 500 पे हिसाब दे। आप बोले नहीं मैंने तो 100 ही मांगा था, 100 की जरूरत थी, 400 तो मेरा आइडल पड़ गया, उस पर कुछ नहीं मिलेगा, या पता चला उल्टा खर्च ही कर दिया इधर उधर, पापा तो नाराज हो जाएंगे, हाँ या ना, पापा तो नाराज
हो जाएँगे क्योंकि उनको वैसा रिटर्न नहीं मिला जैसा उनको 500 पे एक्सपेक्ट था क्योंकि 400 आपका आइडल पड़ा रह गया। एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी हाई प्रॉफिटेबिलिटी में कॉज़ कैश शॉर्टेजेस। सर बहुत हाई लेवल पे बिज़नेस बढ़ाने का भी सोच लिया, एग्रेसिव हो गया, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी है, एग्रेसिव है कि फटाफट माल बेचो करो, उसके केस में कैश का शॉर्टेज आ गया क्योंकि आप तो चाह रहे हैं फटाफट माल बिके, ऑपरेशनल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गया, ऑपरेशनल एक्टिविटी हो गया तो कैश का क्रंच हो जाएगा क्योंकि कैश उतना सबके पास नहीं रहता है क्योंकि बिज़नेस का दूसरा नाम क्रेडिट है। उधार के बगैर बिज़नेस चलता नहीं है, आप कितना स्केल बढ़ा लेंगे। तो ये एक अफेक्ट दोनों बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द बैलेंस पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म व्यू, द ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट आर मोर लिक्विडिटी मीन्स लेस फंड्स अवेलेबल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है बैलेंस का कि लेस फंड्स अवेलेबल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जनरली हम क्या करते हैं, more liquidity means less funds available for more liquidity means less funds available for profitable इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हम तो यहाँ पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, आप अपना बिजनेस को नॉर्मल ऑपरेशंस में इतना खर्च कर चुके हैं कि कोई भी आपका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आता है वहाँ पर फिर आपके पास फंड की कमी रह जाती है। तो इस बैलेंस पर्सपेक्टिव को मैनेज करने का काम आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सीखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म व्यू, they complement each other as adequate liquidity ensure continuous operation that generate profits। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ा सा चल रहा था। एडुकेट लिक्विडिटी इंश्योर कंटिन्यूस ऑपरेशन चलता रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेंथ द फर्म्स एबिलिटी टू मेंटेन लिक्विडिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी ये बताएगा कि लिक्विडिटी मेंटेन करना आसान है। मतलब तो सर की बात खराब और खाली नहीं जा रही है, राइट। ये नहीं हो रहा है कि कहीं पे मेंशन नहीं है, मेंशन हो गई क्योंकि फाइनेंस अपने आप में बहुत ब्रॉडर वे में काम करता है। हर एक बात को हर जगह एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चीज आपके सामने है। एडुकेट लिक्विडिटी होगा तो प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा, प्रॉफिट जनरेट होगा तो लिक्विडिटी रह पाएगी, राइट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द रिलेशनशिप फॉलोज एन इन्वर्टेड यू कर्व, जेनिस टी कप थ्योरी। चाय आ ही गया भाई साहब। तो द रिलेशनशिप फॉलोज एन इन्वर्टेड यू कर्व, जेंट्रिस टी कप थ्योरी। इनिशियल लिक्विडिटी इंक्रीज बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बियॉन्ड ऑप्टिमल लेवल एडिशनल लिक्विडिटी डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट्स, और एक्सेसिव लिक्विडिटी अगर है तो फिर वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ABC समझ में आ गया। नए नए चाय की दुकान होगा वो बेचारा सोचेगा कि चाय पत्ती ज़्यादा रखूं कम रखूं, लेकिन जिसकी दुकान चल जाती है फिर उसके लिए उतना फैक्टराइज नहीं होता है। लेकिन वहां पर वो आके अगर ये गलती कर दे कि फिर से बहुत सारी चाय पत्ती रखना स्टार्ट कर दे तो फिर वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करना शुरू करेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, टू लिक्विड, a company is keeping 50% assets as a cash, earn minimal returns, और टू प्रॉफिट फोकस, a firm with zero cash reserve as ऑपरेशनल। सर खा गए सर, शुगर और बीपी ये बीमारी नहीं, आपके लिए तो अभी एग्जाम का पॉइंट है, बैलेंस रखना है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इसको आप यूज कर सकते हैं। 50% से 50% कोई कंपनी सोच लेता है हमको कैश ही रखना है, तो इससे जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे वो पैसा डाल सकता था वो मिस कर रहा है, तो उससे उसको नुकसान हो रहा है। बोला नहीं, जीरो कैश रखेंगे, ज़्यादा जीरो कैश रिजर्व रखेंगे, उस केस में ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो ये आपको बैलेंस रखना है। क्लियर है? थैंक यू। व्हाट आर द वेरियस कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल? कैपिटल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, डिफॉल्टिंग कॉस्ट। बेड, ये बड़ा फैक्टर है डिफॉल्टिंग कॉस्ट। प्रोविजन फॉर बेड एंड क्या बोलते हैं, PBDD है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड निकल रहा है, provision for bad and doubtful debt. This represent losses due to non-payment by customer where receivable turn into bad debts and cannot be recovered. एक एग्जांपल दिया था याद है कंपनी का, विशाल मेगा मार्ट, जो इसमें दिक्कत में आया था। कलेक्शन कॉस्ट, दिस इज टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एफर्ट टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम डेटर्स सच एज फॉलो अप, रिमाइंडर, लीगल फीस, चिट्ठी भिजाओ पैसा बाकी है, राइट। अब तो सर व्हाट्सएप पे भी जो पैसा मांगते हैं उसका भी कॉस्ट आता है, हाँ वो कॉस्ट भी है, वो पता नहीं इसमें अपडेट नहीं है, बट फॉलो अप रिमाइंडर्स के अंदर ही व्हाट्सएप कॉस्ट का पैसा चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कस्टमर रिकॉर्ड, बिलिंग रखना, ये सारा चीज उनका खर्चा है। सर नहीं रखेंगे बिलिंग तो तब तो और पैसा नहीं देने वाला तेरे को भाई। क्लियर है? डिस्कस द कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंडिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड टू डेटर। सर ये जो रबर था ना, इसको छोटा कर देने में भी अलग दिक्कत है, बड़ा कर देने में भी अलग दिक्कत है। ढीला हो गया रबर तो दिक्कत है, रबर बहुत ज्यादा टाइट हो गया तो दिक्कत है, फिर पैकिंग होगा नहीं, रबर टूट जाएगा। रबर बहुत ढीला होगा तो पता चला पैकिंग ढंग से नहीं होगा। सर वर्किंग कैपिटल मतलब सर सही में मतलब वो मेटाबॉलिक बीमारी की तरह ही हो गया।
या मेटाबॉलिक बीमारी मत बोलो भाई, कंडीशंस बोल लो कि फिट रहने का है, बैलेंस रहने का है, ज़्यादा हुआ तो दिक्कत, कम हुआ तो दिक्कत। तो कंसीक्वेंस ऑफ लाइटनिंग द क्रेडिट पीरियड इंक्रीज सेल्स। लाइटिंग मतलब ढिलाई किया हुआ, सेल बढ़ जाएगा, आ जाएगा ना भाई, जिसको नहीं माल खरीदना था वो भी आ जाएगा, अरे वाह, 5-5 6-6 महीना का उधारी दे रहे हैं। हायर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, आप किसमें पैसा डाल रहे हैं फिर? एक्सटेंडिंग क्रेडिट इंक्रीजेस द फर्म्स रिसीवेबल्स, टाइंग अप मोर वर्किंग कैपिटल, कौन बढ़ा? आपका डेटर्स बढ़ गया, रिस्क ऑफ बैड डेट भी बढ़ गया साथ साथ में है। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, वैसे ही वाला हालत है, प्यार है फिर दर्द भी बढ़ेगा। आपने क्रेडिट सेल्स कर दिया है तो फिर उस क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड आपका उधारी का बैड डेट होने का डर भी बढ़ेगा। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्शन कॉस्ट, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्शन कॉस्ट, ऑब्वियसली सर फिर उसी के हिसाब से आदमी को, एक एक शॉप था, एक ब्रांच था, उतना दिक्कत नहीं था। अभी उधारी बढ़ाने के चक्कर में, वर्किंग कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन करने के चक्कर में 100 ब्रांच खोल लिए, तो 100 ब्रांच में ऐसा तो नहीं है कि एक जगह से ऑपरेट होगा। स्टाफ लगेगा, फिक्स कॉस्ट लगेगा, भाड़ा लगेगा, मेंटेन लगेगा, इस सारा का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा फिर आपका। इम्प्रूव कस्टमर रिलेशन, फ्लेक्सिबल क्रेडिट टर्म कैन इनहेंस, कैन वर्ड ध्यान रखना, ये वो डेंजर वर्ड है, कैन इनहेंस कस्टमर लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। कंसिक्वेंस ऑफ शॉर्टनिंग द क्रेडिट पीरियड, आप बोलो ये भैया जल्दी पैसा दो, अब देखो क्या होगा, सेल्स रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा, लोअर इन्वेस्टमेंट इन डेट, डिक्रीज बैड डेट। फायदा ये पॉइंट थोड़ा फायदा का है, लेकिन वो बिजनेस क्या है जिसमें इश्क है तो रिस्क है, या नहीं नहीं रिस्क है तो इश्क है, जो भी है, अल्टीमेटली बिजनेस करने उतरे हैं और फिर उधारी से डर नहीं चलेगा। कंट्रोल करिए उसको, कंट्रोल करना है एज ए सीएफओ, आपको कंट्रोल करना है कि कोई दिक्कत में ना लाए आपको। बाकी बिजनेस अगर नहीं बढ़ाएंगे, उधारी नहीं देंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, फिर आपका, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा दिन का उधारी दे रहे होंगे तो फिर सबको उसी से माल लेगा ना, आपसे माल क्यों लेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ डेटा, क्रेडिट सेल्स वॉल्यूम, higher credit sales increase debtors, credit policy, liberal policy raise debtors, सब फेवरेबल वाला बात हो रहा है। क्रेडिट पीरियड एंड डिस्काउंट, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड इंक्रीज डेटर्स, हाँ आप ज्यादा लंबा पीरियड का उधारी देंगे तो डेटर बढ़ेगा ना। वाइल कैश डिस्काउंट इंक्रीज अर्ली पेमेंट, ये आपके लिए टूल है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक लगाम दो घोड़े को कि भागे, दूसरा लगाम ऐसे टानो कि कंट्रोल में रहे, ये है बिजनेस। कलेक्शन एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी सिस्टम, कीप डेटा, देखो जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, सिस्टम होना चाहिए, वो आपका रिकवरी सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका रिकवरी सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है तो आप छोटे लेवल का भी उधारी दोगे तब भी फंस जाओगे, बड़े लेवल का दोगे तो फंसना ही है, खत्म हो जाना है। बिजनेस ग्रोथ स्टेज, फर्म्स, न्यू फर्म ने एक्सटेंड मोर क्रेडिट टू अट्रैक्ट कस्टमर, एसकव अप्रोच, नया फर्म जो है ना वो ज़्यादा उधारी देता है, ग्रोथ वाले स्टेज में थोड़ा कम उधारी, मैच्योरिटी में उधारी कम भी दे, ना के बराबर दे तो भी चलेगा, सैचुरेशन में फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अभी फिलहाल इतने ही समझ लो, न्यू फर्म होता है वो नए ज़्यादा उधारी देने के कगार पे रहता है क्योंकि उसको मार्केट को पेनिट्रेट करना होता है। कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ, डेटा शुड ओनली इंक्रीज इफ बेनिफिट्स आउटवे कॉस्ट, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उधारी मार्जिन ही नहीं है, वैसे प्रोडक्ट का उधारी बहुत ज़्यादा देकर आप उल्टा फंसने वाले हो, तो वो नहीं करना है। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज, दूसरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखना है। कस्टमर पेमेंट हैबिट्स, डिलेड पेमेंट्स इंक्रीज डेटर्स, वो बार बार देखना 10 में से 5 या 8 आदमी तो ऐसा मिलेगा जो कल आइए ना, बाबू नहीं है, मौसम नहीं है, मौसम खराब है, सेल ही नहीं हुआ, गल्ला खाली है, फलाना ढिमकाना, ये वो बहानेबाज, बहानेबाजों को थोड़ा सा दूर करिए। जो डिलेड पेमेंट वाले हैं, डिलेड पेमेंट इंक्रीज डेटर, तो जो डिले पेमेंट करने वाले डेटर्स हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करिए, टाटा बाय बाय करवाइए, या अगली बार उधारी में माल मत दीजिए। इकोनॉमिक एंड सीजनल फैक्टर्स, बिजनेस साइकिल, जैसे मैंने बोला था सीमेंट सेक्टर, तो सीमेंट सेक्टर वाले के साथ क्या होगा, उसका बिजनेस का साइकिल ही 6 महीने का साइकिल है, 6 मंथ्स का साइकिल है, 6 महीने में काम होता है। तो वहां पर आपका जो क्रेडिट साइकिल है ना, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो कहीं ना कहीं बड़ा हो सकता है। तो बिजनेस साइकिल एंड इंडस्ट्री ट्रेंड इन्फ्लुएंस क्रेडिट पॉलिसी, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये 6 महीने तक तो उनको टाइम नहीं मिलता है। सेम विद द ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री के साथ भी क्या है ना, अभी गणेश चतुर्थी शुरू होगा, वहां से लेकर दिवाली तक, दिवाली तक ऐसा माहौल रहेगा कि खाली सेल से उनको सांस लेने का फुर्सत नहीं है, और उसके 6 महीने में माहौल खाली खाली रहता है। तो जनरली क्या होता है कि इस 6 महीने में उनको माल बेचा जाता है, उसके बाद इस 6 महीने में उगवाई किया जाता है पैसे का। शॉर्ट नोट ऑन हार्डकोर करंट एसेट, वाओ,
कोर करंट एसेट्स और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम लोग हार्डकोर करंट एसेट्स बोलते हैं, जो मेन मटेरियल है। जैसे टायर के केस में मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया, रबर 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 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क वो है आपका, क्या है, करंट एसेट। तो की फीचर ऑफ हार्डकोर करंट एसेट, परमानेंट नेचर, द रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी, वो आपको चाहिए तो चाहिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, राइट, typically funded through long term sources like equity और term loan to ensure stability, क्योंकि ये आपका हार्डकोर है। चाय वाले के लिए कहीं ना कहीं हार्डकोर करंट एसेट्स है, राइट। वो कुछ भी कर दे, भांड नहीं मिल रहा कप में दे देगा, लेकिन चाय पत्ती नहीं मिल रहा कॉफी पी लीजिए, चोलबे ना। रबर है, एमआरएफ है, टायर, रबर टायर बनाने वाला कंपनी है, उसको तो रबर ही चाहिए, नहीं नहीं सप्लाई नहीं है, स्टील का टायर ले जाइए, चोलबे ना, मतलब चलेगा नहीं। नॉन लिक्विड, नॉट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश विदाउट डिस्टर्बिंग ऑपरेशन, रॉ मटेरियल्स वर्क इन प्रोसेस। देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, नॉन लिक्विड, नॉट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, क्योंकि रबर आप नहीं बेच रहे। आप बोलेंगे टायर के बदले आपको रबर दे देते हैं, घर पे जाइएगा ना, थोड़ा गोल गोल शेप कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा ना, लगा लीजिएगा उसी को, गाड़ी चल जाएगा। ऐसे आपका गाड़ी नहीं चलने वाला, ना उसका गाड़ी चलने वाला है, क्लियर है, राइट। तो नॉन लिक्विड होता है, क्योंकि ये जब तक अपने बाकी की चीज़ों के साथ जुड़ के कंप्लीट नहीं बन जाएगा ना, तब तक वो आपके लिए काम नहीं आने वाला। बिजनेस क्रिटिकल, देयर सेल्स इंडिकेट सेवरल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और पोटेंशियल इंसॉल्वेंसी, मतलब देयर सेल इंडिकेट सेवरल फाइनेंशियल कंडीशन डिस्ट्रेक्स, राइट। अगर वो नहीं हुआ या आपको वो माल नहीं दिया, सप्लायर का शॉर्टेज आ गया, सप्लायर का दिक्कत आ गया, तो इससे आपका भी बिजनेस पूरा अटक जाएगा। एग्जाम्पल्स कोर करंट ऐसे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP एंड मिनिमम कैश बैलेंसेज, ये कहीं ना कहीं कोर करंट एसेट के तौर पे काम करता है, वो तो ठीक है। नॉन करंट क्या है, बॉन्ड, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और आइडल लैंड, वेरीज बाय इंडस्ट्री। तो ये सर क्या हुआ, ये हुआ हार्डकोर करंट एसेट्स आपका। हार्डकोर करंट एसेट्स मैंने हार्डकोर एक एग्जांपल से समझा दिया कि कैसे आपका वो जो करंट एसेट्स क्या होता है, लेस देन 6 मंथ्स वाले को हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं, राइट। जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं, लेस देन 6 मंथ्स वाले में। तो कोर करंट एसेट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन कोर में सर बॉन्ड तो 1 साल से ज्यादा नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी होता है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, या आइडल लैंड होता है छोटा छोटा इंडस्ट्री वाइज, उसको भी लोग एज अ हार्डकोर करंट एसेट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। What factors are to be considered in determining the working capital needs of a firm, or what is working capital forecasting, ये ज़्यादा important है। What factors should be considered to forecast working capital? सर ये जो दुर्गा पूजा से पहले लोग अपना वर्किंग कैपिटल समझ लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों का मैंने दुख दर्द देखा है। छोटा वेंचर है लेकिन ये एग्जाम्पल परफेक्ट बैठता है। और अमूमन कलकत्ता में ये देखा जाता है कि दुर्गा पूजा के समय बारिश का आना, अब आप मतलब ऐसा लगता है वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट के बदले एक क्वेश्चन होना चाहिए, वेदर फोरकास्ट, बिकॉज ये आपके वर्किंग कैपिटल को हार्डली हिट करता है। क्यों करता है, आपको ये लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपका बारिश के कारण से फिर वो डिमांड नहीं आता, फिर आप फंस जाते हैं, फिर वो आपका करेंट एसेट्स, मतलब जिसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपने कैपिटल को कन्वर्ट कर लेते हैं कैपिटल में, इसमें वर्किंग कैपिटल में, और वो आपके लिए कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अ कंपनीज फ्यूचर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। तो वो उतना पैसा जो आने वाले टाइम पर उनको लगेगा, राइट, इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द रिक्वायर्ड फंड्स टू कवर डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक इन्वेंट्री, receivables and payables over a specific period. The working capital requirements of a firm depend on several factors such as nature of business कैसा है. Trading and financial firms generally need more working capital. Public utilities require less working capital. Manufacturing firms fall in between depending on their industry. तो ट्रेडिंग फर्म को क्या चाहिए, ज़्यादा। क्यों, ट्रेडिंग क्या होता है पता है ना, किसी से माल लेना, किसी को माल बेचना, किसी को माल लेना, किसी को माल बेचना। पब्लिक यूटिलिटीज, इसको आप पब्लिक यूटिलिटीज मतलब वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल क्यों है, अपने आप डिमांड आएगा, कोई हड़बड़ नहीं है, उसके बाद अपने उस पर एग्जीक्यूशन करेंगे। ट्रेडिंग के केस में ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग के केस में डिपेंड करेगा इंडस्ट्री में। सीमेंट सेक्टर वाला तो उसको पता है कि 6 महीने में ही मेरे को इस तरीके का काम को करना है, तो वो अपने प्रोडक्शन आउटपुट पे वैसा ही कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्शन पॉलिसीज, लेवल प्रोडक्शन, सीजनल प्रोडक्शन, सीमेंट सेक्टर, FMCG सेक्टर, याद रह जाएगा नाम। लेवल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। सोचो एक
एफएमसीजी कंपनी साबुन, सर्फ सब कुछ बेच रहा है, सब कुछ बना रहा है। कितना हार्ड कंट्रोल होता होगा उन लोगों को अपनी चीज़ों के ऊपर में। वो डिमांड छोटी-छोटी दुकानों से वो डिमांड कलेक्ट करना, चीज़ों को समझना, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट करना इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, cement sector is the seasonal production adjustment can reduce working capital requirement. Manufacturing process, longer and more complex production cycle require higher working capital. Longer and more complex production cycle. बाकी वाइस वर्सा मतलब दूसरे केस में जहाँ पे बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन है वहाँ पे स्मॉल वर्किंग कैपिटल से भी काम चल सकता है। टर्नओवर ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, फास्टर कन्वर्जन ऑफ कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स में बनता है, फिर रिसीवेबल एंड कैश रिड्यूसेस वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये आपके टर्नओवर ऑफ सर्कुलेटिंग साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग बिजनेस टिपिकली नीड मोर वर्किंग कैपिटल क्योंकि उनको ज़्यादा सप्लाई करना है थ्रू द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट वैरीज और उसको पता भी नहीं रहता है कि कहाँ पे किस तरीके का डिमांड आने वाला है। जनरली छोटे बिजनेसमैन के साथ भी होता है, जो नया-नया बिज़नेस चालू करते हैं, उनके साथ भी ये वाली सुविधा सुविधा कि भई बिज़नेस बढ़ रहा है, दुविधा कि वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएँ, तो दोनों उनके साथ शामिल रहती है। बिज़नेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, ड्यूरिंग बूम्स, फर्म स्टॉकपाइल मटेरियल्स, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल नीड, इन्फ्लेटरी कंडीशंस ऑल्सो रेज़ कैपिटल डिमांड। तो इन्फ्लेटरी कंडीशन मतलब जहाँ भयंकर डिमांड आ रहा है, वहाँ पर आपको अफ़ेक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल बढ़ाने का। बूम पीरियड में भी क्या होता है, कभी ना कभी मटेरियल का बहुत डिमांड आ जाता है, वहाँ पे इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल का नीड हो जाता है। तो ये आपको बिज़नेस साइकिल फ्लक्चुएशंस को एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा या उसकी ताकत रखनी पड़ेगी। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशन है परचेज एंड सेल्स का, वो भी एक बड़ा फैक्टर वर्किंग कैपिटल के लिए काम करता है। क्रेडिट परचेजेज एंड कैश सेल रिड्यूस वर्किंग कैपिटल नीड, माल आप बेच रहे हैं कैश में नगद रोकड़ा और माल आप खरीद रहे हैं उधारी में, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का नीड्स रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कैश के ऊपर काम कर रहे हैं। कई सारे लोग इंडस्ट्री में आप देखेंगे, कई सारे लोग देखेंगे, अपने अपने पेरेंट्स से देखेंगे कि आपके जो पुश्तैनी दुकान है, वहाँ पे आज भी ये कांसेप्ट चल रहा होगा कि माल कैश में, नो नगद ना तेरा उधार, हैं? हम आपको ढूँढते रह जाएँगे। ऐसे कई कोड बेचारे छाप के रखते हैं अपनी दुकान पर। तो ऐसे कंडीशन में आपका वर्किंग कैपिटल का नीड्स कम हो जाएगा क्योंकि आप कैश पे काम कर रहे हैं। वाइस वर्सा, कैश परचेज़ एंड क्रेडिट सेल सर बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाएगा कि माल आप नए बिजनेसमैन को जनरली ये वाले स्टेज में जाना पड़ता है सेकंड वाले में, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता, तो आपको कैश में परचेज करना पड़ता है और आपको अपना गुडविल बढ़ाने के लिए क्रेडिट में सेल्स करना पड़ता है। डिविडेंड पॉलिसी, अ फर्म्स डिविडेंड डिसीजन इम्पैक्ट इट्स कैश रिजर्व एंड वर्किंग कैपिटल। डिविडेंड डिसीजन इम्पैक्ट कैश रिजर्व एंड वर्किंग कैपिटल। स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल में सपोर्ट डिविडेंड्स, जैसे हमने पहले भी बोला, वाइल शॉर्टेज में लीड टू रिडक्शन। अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल स्ट्रांग है, बढ़िया है, तो वहां पर आपको डिविडेंड देने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। वाइल अदर ऑन द अदर साइड, अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल हिला हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी हिलेगा तो फिर डिविडेंड देने का कैपेसिटी भी अपने आप में हिलेगा। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है और लास्ट जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग पे बात करेंगे। देखिए कैपिटल बजटिंग पे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर आप कैपिटल बजटिंग का थ्योरी थोड़ा भी नहीं जानते तो आप सम ही नहीं कर पाते और आप सम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ टर्म्स पे बात करेंगे। डिस्कस द सिलेक्शन, और 3-4 मार्क्स से ज़्यादा लगता नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो डिस्कस द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एनपीवी, आपको पता है पॉजिटिव एनपीओ तो हाँ है या ना है, जल्दी बताइए। द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। जीरो है तो स्माइली, नेगेटिव है तो दुख वाला स्माइली, भूलेंगे क्या? रिजेक्ट कर देंगे, सर पता था। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर्मूला मिल चुका होगा, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, खाली इतना ही बताऊंगा कि वैल्यूएशन आप देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ एनपीए, एनपीवी क्या है? कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवी, मेजरेबल एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी पे बात नहीं कर रहे, उसको आप डिस्काउंट करके आज की डेट में लाकर फिर उस तरीके से बात कर रहे हैं कि पैसा कितना होता। अकाउंट्स ऑल कैश फ्लो ओवर द प्रोजेक्ट्स लाइफ। लिमिटेशन क्या है? एक्यूरेट डिस्काउंट रेट चाहिए, एक्यूरेट डिस्काउंट रेट चाहिए, ये जनरली अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशंस काम करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर प्रोजेक्ट विद अनइवन कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो में काम नहीं करेगा। पेबैक पीरियड, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज कंसिडर्ड कंसेप्चुअली अनसाउंड। डू यू एग्री विद दिस? देखो लॉ की तरफ होगा नहीं पेपर आपका, एक क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ पे ये बोला जाएगा कि हाँ पेबैक पीरियड काम करता है, उसके साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन डाल दिया जाएगा कि जनरली ढंग से अनसाउंड की तरह वर्क करता है। डू यू एग्री विद दिस व्यू? तो क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है। तो व्हाई इट्स अनसाउंड? बिकॉज इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पता है ना पे बैक पीरियड, कितने समय में मेरा लगाया हुआ पैसा, जो मम्मी पापा तुमसे उम्मीद करते थे बालक
पेबैक पीरियड, हम इतना पैसा जो पढ़ाई में लगा रहे हैं तो कितने साल में ये एमबीए और बीकॉम ये सब का डिग्री लेकर जॉब में आकर मेरे को मेरा पैसा पेबैक करेगा, ठीक है ना? आप कभी नहीं भूलोगे। तो इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिसरिगार्ड्स कैश फ्लो आफ्टर पेबैक, नो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी मेजर से कोई पता नहीं है। क्या उस समय मार्केट कंडीशन रहेगा, जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस तरीके का हिसाब-किताब होगा। आर्बिट्री डिसीजन क्राइटेरिया, आर्बिट्री मतलब एक प्लस माइनस करके चलते हैं कहीं न कहीं। द एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड इज़ सब्जेक्टिवली डिटरमाइन्ड लैकिंग एनी थ्योरेटिकल बेसिस। इनकंसिस्टेंट विथ मैक्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, पेबैक पीरियड का एक मज़ा है अपने लाइफ के साथ भी जोड़ के देख लेना। लगता है ज़िंदगी में ये करेंगे और होता वो सब कुछ है। तो ये वाली बात यहाँ पे भी है, पेबैक पीरियड के केस में भी है। तो पेरेंट जो आपसे पेबैक पीरियड का उम्मीद करते हैं, इसको अगर आप दिल से लगा लें तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप भी कर पाएँगे। Inconsistent with wealth maximization, it doesn't align with the primary financial objective of maximizing shareholder wealth, as it doesn't consider total project profitability। कभी कभी होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे वर्क नहीं कर पाता। प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है, कभी अब यूजफुल है, सिंपल एंड इजी टू यूज है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या करेगा, पूरा हवा में तीर मारने से तो अच्छा है कि कम से कम आपको समझ में आए कि हाँ ऐसा ऐसा पेबैक का पॉसिबिलिटी हो सकता है। Emphasizes liquidity, particularly useful to cash constrained business that need quick recovery of investment funds, उनके लिए बहुत काम की चीज है। रिस्क असेसमेंट, शॉर्टर पेबैक प्रोजेक्ट्स आर जनरली लेस रिस्की, बड़ा वाला जो है उसमें हाई रिस्क रहता है। Initial screening tool can serve as a preliminary filter before applying more sophisticated technique like NPV और IRR। NPV और IRR पे जाने से पहले पेबैक पीरियड पे आप पहले काम करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से पहले, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मम्मी पापा बाद में डिसाइड करेंगे कि कितना सोचे थे, कितना एमबीए वगैरह में पैसा डाले और अब तुम कितना कमा के दे रहे हो और वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी लाइफ में बैठा। सर माँ बाप इतना भी नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते, अच्छी बात है, बट कंजर्वेटिव माँ बाप होंगे क्योंकि हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो वो सोचेंगे और सोचना चाहिए। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कि क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू बन रहा है मेरे बच्चे का, है। बिफोर बीकॉम बिफोर एमबीए उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू इतना ही था, आफ्टर एमबीए उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना बढ़ गया क्योंकि सर वो हमने भी तो उसमें इन्वेस्ट किया ना, इन्वेस्ट करते हैं ना माँ बाप हमारे अंदर, हाँ करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है सोचने में। Critical analysis, while the payback period is conceptually flawed up as a comprehensive evaluation tool due to ignorance of time value of money and post-payback period, it retains practical value in certain contexts. The discounted payback period partially addresses the time value issue but still suffers from other limitation। तो discounted payback period जो चीज़ है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, आंसर दे पाएंगे। Question number 3, discuss briefly the IRR method of evaluation of project, internal rate of return। internal rate of return में अपने क्या देखते थे, if IRR greater than required rate of return, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ है, अगर हम लोग रिजेक्ट कब करते हैं, जब आपका IRR जो है वो लेस देन है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, जितना आपको उम्मीद है, और अगर इंडिफरेंस है तो फिर यहाँ पर फ्लैट। तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। रैंकिंग करते हैं ना प्रोजेक्ट का कि कौन सा बेहतर है, तो प्रोजेक्ट विद हायर आईआरआर इट प्रेफर्ड ओवर दोज विद द लोअर आईआरआर। एडवांटेजेस ऑफ आईआरआर, सर ये आईआरआर को भी थोड़ा सा याद करने के लिए बता दीजिए। नहीं जी, अरे बाबा कॉलेज कॉलेज में जाने से पहले तुम सीधा कौन सा एमबीए कॉलेज जाने से पहले तुम्हारे दिमाग में होगा कि हम जब कॉलेज में कोर्स कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, तो फिर मेरा प्लेसमेंट कहाँ होगा। और फिर आपके दिमाग में सिंपल वाला मैथ चलता है, 5 लाख डाल रहे हैं तो 15 लाख का सीटीसी वाला जॉब मिल जाएगा ना। दूसरा कॉलेज पे गए कि मिनिमम हमारा सीटीसी 20 लाख जा रहा है, तीसरा कॉलेज गया बोला 5 लाख के ऊपर हमारा मिनिमम सीटीसी 25 लाख का जा रहा है। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, मतलब आपका एक सैलरी पैकेज। आप क्या बोलोगे, किसको नंबर 1 बोलोगे, इसको नंबर 1 बोलोगे, इसको नंबर 2 बोलोगे, इसको नंबर 3 बोलेंगे। रैंकिंग करना किसको नहीं आता यार, बड़ा इजी है। एडवांटेजेस ऑफ आईआरआर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सर यही 25 है ना, दो कॉलेज बोल रहा है, एक बोल रहा है 25 वो भी 3 साल का एमबीए में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक कॉलेज बोल रहा है 25 का ही सीटीसी मिल जाएगा 1 साल का एक्सक्लूसिव एमबीए पे। अब कौन सा अच्छा हो गया, अब ये अच्छा हो गया, राइट। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एडवांटेज ऑफ आईआरआर है। Comprehensive analysis accounts for all cash flow over the project's life। Shareholder wealth maximization align with the goals of maximizing, क्योंकि जितना जल्दी पैसा है फिर दूसरा जगह पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे ना, ये ज्यादा पैसा रिटर्न से आएगा तो फिर आप उसको और बिजनेस के आगे आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। नो प्री डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट, अनलाइक एनपीवी डज नॉट रिक्वायर एन एज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्या कि एक
कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूम करिए, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया अपने आप में। रिस्क एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली गिव मोर वेट टू नियर टर्म कैश फ्लो रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, बिकॉज जो पैसा जल्दी आ रहा है वो उसके पास ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज वाला काम कर रहा है। लिमिटेशन है इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है सर, वो तो हम लोगों को पूरा एफएम में लगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे और अब तो जो आता है वही तुम्हारा सिलेबस है। अब आज के लिए यही एक ज्ञान मंत्र है, जो तुमको आता है वो तुम्हारा सिलेबस है। मल्टीपल आईआरआर में गिव कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स फॉर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, री इन्वेस्टमेंट एजम्पशंस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, तो उसको देखकर हम लोग डिसएडवांटेज। ये एरिया पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि टाइम कितना है, बट सर रीड करवा दीजिए। अरे डेफिनेशन है बाबा, एनपीवी के केस में डिफरेंस बिटवीन पीवी ऑफ इनफ्लो एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं। पर्पस क्या होता है, मेजर एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं। यहाँ मेजर क्या करते हैं, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेजर करते हैं, आईआरआर। रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट, यहाँ पे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड फाइंड द रेट विच मेक्स एनपीवी जीरो, ये रेट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वहाँ पे आप फिर वो क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हो। एक्सप्रेशन करेंसी एक्सप्रेस परसेंटेज कैन बी पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव कैन नॉट बी नेगेटिव, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट बात ये नेगेटिव नहीं हो सकता आईआरआर, राइट, आईआर ना, हाँ सर आईआर नेगेटिव नहीं हो सकता। एज्यूम कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एज्यूम री इन्वेस्टेड एट आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सेप्ट इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो, रिजेक्ट इफ एनपीवी इज लेस देन जीरो, आईआर इज ग्रेटर देन के, एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा अगर आईआरआर लेस देन के है। तो ये सारे पॉइंट है। रिलायबल फॉर रैंकिंग प्रोजेक्ट्स में गिव कन्फ्लिक्ट रैंकिंग ड्यू टू स्केल टाइमिंग इशू, सेवरल फैक्टर्स के कारण से ये डिफर कर सकता है। लास्ट बट नॉट लेस्ट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर जिसको बोलते हैं, या ऑल्सो नॉन एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका जनरली वर्क करता है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन क्या है, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का, तो इनटू 100, सिंपल है, कोई हार्डकोर अलग सा चीज नहीं है, मैथ है सिंपल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैक्सिमाइज द एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। डिसीजन रूल क्या है, प्रोजेक्ट विथ हायर एआरआर प्रेफर्ड, ऑब्वियस है सर, लोअर एआरआर होगा तो उसको प्रेफर क्यों करेंगे। एडवांटेज, सिंपल टू कंप्यूट यूजिंग अकाउंटिंग डेटा, कंसीडर इंटायर प्रॉफिट स्ट्रीम, ये पूरे प्रॉफिट स्ट्रीम पे काम कर रहा है, पेबैक पीरियड की तरह खाली नहीं सोच रहा। लिमिटेशंस क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही इग्नोर कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। यूजेज अकाउंटिंग प्रॉफिट्स इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को देख रहा है, नॉन कैश आइटम को भी एडजस्ट कर दे रहा है। लैक्स अ क्लियर बेंचमार्क फॉर एक्सेप्टेंस, इस कारण से लोग इसको अभी भी उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जाने से पहले पहला जो सेशन है उसको देखना ना भूले, क्योंकि वो अगर अंदर आपके जगा हुआ है, आप एक क्या बोलते हैं उसको, सीएफओ की तरह सोच पा रहे हैं, तो बहुत सारे आंसर आप खुद से भी कर पाएंगे। तो पहला सेशन को देखना ना भूले। आज तक जो पढ़ा हुआ है वही आपका सिलेबस है, नई चीज़ों को ट्राई ना करें, रिवीजन करें। ये बड़ा पर्सनल है कि एग्जाम के ठीक 1 घंटा पहले किताब को हाथ ना दे, कॉपी को हाथ ना दे। इस लॉजिक पर चले कि एक सिस्टम को भी जब रीस्टार्ट करते तो वो एक टाइम लेता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में जाते जाते जब तक मैम या सर कॉपी छीन नहीं लेते तब तक कॉपी नहीं देते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको आपके दिमाग को फिर से रीस्टार्ट होना पड़ता है, जो आपके दिमाग को हैंग भी करवा सकता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में लास्ट के 1 घंटा पहले कोशिश करिएगा पेपर को ज़्यादा मतलब ज़्यादा और रिवीजन के चक्कर में ना पड़े। अपने मन में अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दे कि अब जो आता है बस वही आता है, उसको खराब नहीं करके आएंगे, बेस्ट आंसर लिख के आएंगे। जो सबसे अच्छा है उसको पहले के दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हम सेट करेंगे, रैंकिंग करेंगे उसका भी कि जो सबसे अच्छी तरीके से आ रहा है। ये सारी चीज़ों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करिए आप लोग, और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। अपने अंदर के सीएफओ को जगाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर